हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है पादप जगत। ठीक है, इसके पहले हमने पादप जगत के बारे में कुछ डेफिनेट किया था एंड डेफिनेशन कुछ पढ़े थे। आज हम इसके डिटेल कुछ पढ़ने वाले हैं, है ना। कुछ नया पॉइंट्स पढ़ेंगे। चलिए, इससे मैं परिचित करा दूँ आपको। क्या 5 जगत वर्गीकरण के अनुसार जो स्वपोषी या यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीवों को पादप जगत के अंतर्गत रखा गया है। स्वपोषी और यूकैरियोटिक तथा बहुकोशिकीय जीवों को पादप जगत के अंतर्गत रखा गया है। इनकी जो कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी कोशिकाओं में क्या मौजूद होते हैं जी? क्लोरोप्लास्ट, जिनके अंदर पर्णहरिण के असंख्य अणु मौजूद होते हैं। ठीक है, ये प्रकाश के कारण प्रकाश में जो ऊर्जा होती है ना, उसको अवशोषित करके कार्बनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण करने में सक्षम होते हैं। कोशिकाओं के चारों ओर सेल्यूलोज की मोटी परत पाई जाती है जिसे कोशा भित्ति कहा जाता है। आप देख पा रहे होंगे, जिसे क्या कहा जाता है? कोशा भित्ति कहा जाता है। अब तक लगभग 3,50,000 से अधिक पादप जातियों की खोज की जा चुकी है। ये बाह्य आकारिकी तथा आंतरिक संरचना के रूप में काफ़ी भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बाह्य आकार में तथा आंतरिक जो संरचना होती है उनमें कई इनमें डिफरेंस मौजूद होते हैं, भिन्नता पाई जाती है। परंतु अकार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज, है ना, और प्रकाश ऊर्जा की सहायता से आवश्यक कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन आदि के निर्माण के दृष्टिकोण से सामान्यतः सभी पौधे एक समान दिखाई देते हैं। ठीक है, एक समान होते हैं। और इस कारण हरे जो पेड़ पौधे होते हैं वे जीवमंडल में उत्पादक के रूप में पाए जाते हैं, जिन्हें ही उत्पादक कहा जाता है। ठीक है, आइए आपको मैं बता दूं कि पादप जगत के विशिष्ट जो लक्षण हैं वे किस प्रकार से हैं। तो पहला जो लक्षण है हमारा किस प्रकार से है कि ये भूमि में स्थिर होते हैं, है ना। पादप जगत में जो लक्षण पाया जाता है भूमि में ही स्थिर होते हैं। इनकी प्रजातियां जल में भी पाई जाती हैं। दूसरा पॉइंट इसका कहता है कि ये बहुकोशिकीय होते हैं तथा इनकी कोशिकाओं के चारों ओर बहुत सारे कोशिका मौजूद होती है इनमें, लेकिन इनकी जो कोशिका होती है उसके चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है। जो भित्ति होती है वो किससे बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। तीसरा पॉइंट इसका कहता है कि इनकी कोशिकाओं में लवक पाए जाते हैं। इनकी कोशिकाओं में लवक मौजूद होता है और लवकों में क्लोरोफिल जैसे प्रकाश संश्लेषी वर्णक मौजूद होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, ये स्वयंपोषी होते हैं। ठीक है, स्वयंपोषी अर्थात जो भोजन क्या कर सकता है? स्वयं बना लेता है ना। इन्हें उत्पादक भी कहा जाता है। पांचवा पॉइंट इसका कहता है कि ये बहुकोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका संरचना बनाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, इस समूह के अंतर्गत आने वाले पौधे विषमपोषी भी होते हैं। ठीक है, यहाँ हमने पढ़ा स्वयंपोषी और यहाँ हमने पढ़ा क्या? विषमपोषी। दोनों पाए जाते हैं इसमें, और इनमें भोज्य पदार्थ स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है। जो भोजन होती है वो स्टार्च के रूप में एकत्रित किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। अगला और अंतिम पॉइंट, इनमें से जो प्रजनन अलैंगिक और लैंगिक दोनों विधियों में संपन्न होती है, इनमें जो भी प्रजनन की प्रक्रिया चलती है वह अलैंगिक विधि से और लैंगिक विधियों द्वारा संपन्न होती है। ठीक है, उदाहरण के रूप में सभी शैवालों में, ब्रायोफाइटा में और टेरिडोफाइटस में तथा उसके साथ साथ आवृत्तबीजी पादपों में भी अलैंगिक लैंगिक दोनों विधियों से प्रजनन होती है। ठीक है, आइए अब देख लेते हैं कि पादप जगत को किस तरीके से बांटा गया है।
पादप जगत को दो वर्गों में बांटा गया है। तो जगत में बांटा गया है क्रिस्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स। क्रिस्टोगैम्स के अंदर जो अपुष्पीय होते हैं, अपुष्पीय है ना, अपुष्पीय बीज रहित पादप, और फेनेरोगैम्स के अंतर्गत बीज वाले जो पादप हैं, पुष्पीय पादप जिसमें बीज का निर्माण होता है। तो क्रिस्टोगैम्स को 3 प्रभागों में डिवाइड किया गया है। पहला थैलोफाइटस फाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा को 2 समूहों में डिवाइड किया गया है, एल्गी और फंजाई के रूप में, शैवाल और कवक के रूप में। इस तरीके से ब्रायोफाइटा को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, हिपेटिसी, एंथोसी, सिरोटी या मसाई, इन तीनों रूप में, है ना। टेरिडोफाइटा को देख लीजिए, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा, इस तरीके से इनको डिवाइड किया गया है। और साथ ही जो फेनेरोगैम्स हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी। जिम्नोस्पर्मियों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, साइकेडोप्सिडा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, है ना। एंजियोस्पर्मी को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, मोनोकोटिलिडन्स और डाइकोटिलिडन्स, है ना। इस तरीके से डिवाइड किया गया है पादप जगत को। फर्स्ट हम पढ़ लेते हैं शैवाल के बारे में। शैवाल पर्णहरिम युक्त असंवहनीय शुकायवत पौधा है जो मुख्यतः जलीय प्रकृति का होता है, जल में ही रहता है। शैवालों का जिस अध्ययन किया जाता है शैवालों के अंतर्गत, उसे एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी कहा जाता है ना। जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है शैवालों का, एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी कहा जाता है। F.E. फ्रिंच ने शैवाल जो विज्ञान का जनक कहा जाता है जिनको, है ना, F.E. फ्रिंच ने किसको क्या कहा जाता है, शैवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसी प्रकार भारतीय वनस्पति शास्त्री M.D.P. आयगनर भारतीय आधुनिक शैवाल विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, है ना। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आइए हम पढ़ लेते हैं शैवालों के मुख्य जो प्रमुख लक्षण हैं किस प्रकार से हैं। पहला पॉइंट कहता है कि ये जलीय पादप होते हैं, स्वच्छ समुद्री दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं। ये स्वच्छ जल में भी मौजूद होता है, समुद्री जल में भी मौजूद होता है। इनका जो पादप काय होता है, मीन्स उसका जो शरीर होता है शुकायवत होता है। यह जड़, तना, पत्ती में विभाजित नहीं होता। अगला पॉइंट, इनका पादप जो काय होता है, पादप शरीर होता है, वह एक कोशिकीय, मंडलीय, बहुकोशिकीय, अशाखित और शाखित इन रूपों में पाया जाता है, ठीक है। अगला कहता है कि इनमें जो भोजन बनता है वह स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। ये स्वयंपोषी होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। इनकी कोशिकाओं में क्लोरोफिल, जेंथोफिल, केरोटीन्स या फाइब्रोबिलिस, है ना, आदि वर्णक पाए जाते हैं। इनके संवहनी जो उत्तक होते हैं जैसे जाइलम और फ्लोएम, जो संवहनी उत्तक होते हैं, लवण को या खनिज पदार्थों को पौधों के सभी भागों में पहुंचाने का कार्य करते हैं, उनका अभाव पाया जाता है, इसमें मौजूद नहीं होता। इनकी प्रजनन कायिक, अलैंगिक और लैंगिक तीनों विधियों से होती है। इनमें जो प्रजनन होती है वह कायिक विधि से अर्थात वर्धी प्रजनन, अलैंगिक विधि से और लैंगिक विधि से संपन्न होती है। अगला जो पॉइंट कहता है, इसमें प्रजनन अंग एक कोशिकीय होते हैं। इनके चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता, ठीक है। इनके चारों ओर आवरण मौजूद नहीं होता। इनके नर प्रजनन अंग को एंथ्रीडियम तथा मादा प्रजनन अंग को उगोनियम कहा जाता है, ठीक है। इसे ध्यान से देखिएगा। इसमें
भ्रूणीय अवस्था नहीं पाई जाती। अगला पॉइंट कहता है कि इनमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं। इनका मुख्य पादप जो काय होता है युग्मकोद्भिद होता है ना। मुख्य पादप का जो मुख्य पादप का शरीर है, पौधे का शरीर है, वह युग्मकोद्भिद होता है। इनकी बीजाणुजनक अवस्था अल्पकालिक होती है, मीन्स कम समय की होती है। जो बीजाणु को जन्म देती है वह बहुत ही कम समय के लिए जीवित होती है तथा केवल जायगोट के रूप में पाया जाता है। आइए अब हम पढ़ लेते हैं कि शैवालों की जो आकारिकी कैसे होती है ना, ये किस किस आकार में बने होते हैं। पहला जो शैवाल का रूप है, आकार है, वह एक कोशिकीय शैवाल होता है। इनका शरीर केवल एक कोशिका का ही बना होता है। इसे प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत शामिल किया गया है। एग्जाम्पल क्लोरेला है ना। दूसरा है मंडलीय शैवाल। इनमें अनेक कोशिका एक समूह के रूप में मौजूद होते हैं। अनेक कोशिकाएं एक समूह में एकत्रित होती हैं। प्रत्येक कोशिका में स्वतंत्र जीवन यापन करने की क्षमता पाई जाती है ना। प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र रूप से जीवन यापन कर सकती है। वॉलवॉक्स इसका एग्जाम्पल है। अगला तंतुवत अशाखित शैवाल, तंतु के रूप में होती है, पाइप के रूप में होती है। अशाखित, वह अलग अलग शाखाओं में बटी हुई नहीं होती है। इस प्रकार के शैवालों में अनेक कोशिका श्रेणीबद्ध एक के पीछे एक है ना होकर तंतु के समान रचना बना लेते हैं। ये आधार से जुड़े होते हैं, ठीक है। ये आधार से, मुख्य आधार जहाँ स्टार्टिंग होती है वहाँ से जुड़े रहते हैं। जल में स्वतंत्र रूप से तैरते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जो है स्पायरोगैरिया है, ठीक है। अगला तंतुवत शाखित शैवाल। हमने ऊपर पढ़ा कि तंतुवत अशाखित शैवाल, जिसमें शाखाएं नहीं होंगी, जिसमें अब शाखाएं होंगी। इनका शरीर तंतुवत होता है और कई शाखाओं में भी बटा रहता है। इसका जो एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस है ना। इस प्रकार से हम जो शैवालों के शरीर में शाखाएं होती हैं वे किस प्रकार से होती हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। क्या सरल शाखा के रूप में होती है। इनके शैवालों की जो शरीर होती है एक प्रकार की शाखाएं निकलती हैं। सरल शाखा, एक ही प्रकार की शाखाएं निकलेंगी। ये शाखाएं पुनः दो प्रकारों में बढ़ जाती हैं। दो प्रकारों से इन्हें जाना जाता है। ऊर्ध्व शाखा, शाखाएं आधार से ऊपर की ओर अगर निकलती हैं तो उन्हें ऊर्ध्व शाखा है ना। नीचे से जब ऊपर की ओर होती हैं तो वे ऊर्ध्व शाखाएं कहलाती हैं। और भूसाई शाखाएं, ये आधार से निकलती हैं, आधार पर ही फैल जाती हैं, ठीक है। आधार से निकलती हैं और आधार पर ही फैल जाती हैं तो भूसाई शाखाएं कहलाती हैं। विषम शाखाएं, दूसरा नंबर है विषम शाखाएं। शैवालों में पाए जाने वाले जो शाखाएं होती हैं ऊर्ध्व भी होती हैं और भूसाई भी होती हैं। दोनों प्रकार के इनमें पाए जाते हैं, जो आधार से मुख्य रूप से ऊपर की ओर और आधार से निकलकर वहीं पर फैल जाते हैं। दोनों को एक साथ विषम शाखा के रूप में जाना गया है। अगला जो पॉइंट है साइफोनेंसियम शैवाल। ये शैवाल लंबवत रूप से वृद्धि करते हैं, एक लंबाई तक वृद्धि करते हैं, परंतु इनकी जो मध्य पट्टी होती है ना, इनमें जो मध्य पट्ट होती है उसका अभाव होता है। पादप शरीर में असंख्य केंद्रक पाए जाते हैं, है ना। अगला है विकसित सुकाय। इस प्रकार के पादप शरीर में शैवालों के अनेक तंतु आपस में उलझकर आभासी पेरेन्काइमेटस सुकाय बना लेते हैं, ठीक है। ऐसे कई तंतु आपस में जुड़ जाते हैं, ऐसे सड़ जाते हैं जिससे पेरेन्काइमा सुकाय का निर्माण हो जाता है। एग्जाम्पल है अल्वा। अब देख लेते हैं कि शैवालों में किस प्रकार का प्रजनन होता है। हमने पढ़ा कि शैवालों में वर्धी प्रजनन अर्थात कायिक प्रजनन भी होती है, अलैंगिक प्रजनन भी होती है और लैंगिक प्रजनन भी होती है। तो चलिए पढ़ लेते हैं कि वर्धी प्रजनन किस प्रकार से होती है। बहुकोशिकीय शैवालों में वर्धी प्रजनन प्रमुख रूप से विखंडन द्वारा होता है।
मीन्स शरीर के भागों को तोड़कर या किसी कारणवश वह टूट जाती है तो एक नया जीव का जन्म देती है। जबकि एक कोशिकीय शैवाल समसूत्री विभाजन के द्वारा गुणन की प्रक्रिया होती है ना। बहुकोशिकीय में शरीर के भागों का विखंडन किया जाता है, एक कोशिकीय शैवालों में समसूत्री विभाजन द्वारा किया जाता है, उसका द्विगुणन किया जाता है ना। कुछ पौधे जैसे कारा, नाइटेला, ये पौधे उनमें पाए जाते हैं। अलैंगिक प्रजनन किस प्रकार से होता है? यह जनन कई प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है, कई प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। ये अंकुरित होकर नए पौधों को जन्म देते हैं, निर्माण करते हैं। विभिन्न शैवालों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के बीजाणु इस प्रकार हैं: जूस्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स, एंडोस्पोर्स, हिप्नोस्पोर्स, ऑटोस्पोर्स, इस तरीके से आपके दिए गए हैं। अब हम अगला पढ़ लेते हैं। अगला है लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन किस प्रकार से कि मुख्य रूप से जो लैंगिक प्रजनन होगा वो कैसे होंगे कि इस प्रकार के लैंगिक जनन में दो युग्मक आपस में, दो प्रकार के युग्मक का निर्माण होता है और दोनों युग्मक आपस में संयुग्मन होकर एक जायगोट का निर्माण कर लेते हैं। जायगोट बिना मियोसिस या मियोसिस के पश्चात, है ना, मीन्स प्रजनन के समाप्त होने पर वह एक नया पौधे को जन्म देती है। आइसोगैम्स, एनआइसोगैम्स या ओगैम्स, ठीक है, इस प्रकार से हम इसको बांट सकते हैं, ठीक है ना। अब हम जो एक नया पॉइंट पढ़ेंगे उससे निश्चित ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शैवालों का वर्गीकरण। बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक शैवालों को प्रमुख रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला क्लोरोफाइटा, जिसे हरे शैवाल कहा जाता है। दूसरा फियोफाइटा, जिसे भूरा शैवाल कहा जाता है। तीसरा रोडोफाइटा, जिसे लाल शैवाल के नाम से जाना जाता है। अब हम पढ़ लेते हैं पहला पॉइंट, क्लोरोफाइटा, है ना। क्लोरोफाइटस के रूप में किस प्रकार? हरी शैवाल के प्रकार से, है ना। मुख्य जो लक्षण हैं, ये ताजे जल में पाए जाने वाले शैवाल हैं। ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों होते हैं। पादप शरीर एक कोशिकीय, क्लोनियल तंतु क्लोन वाले होते हैं, तंतु वाले होते हैं, और शाखित और अशाखित भी मौजूद होते हैं, ठीक है। ये गहरे हरे रंग के होते हैं, है ना, गहरे हरे रंग के होते हैं। कोशिकाओं के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर कैरोटीन, जेंथोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी मौजूद होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कैरोटीन भी पाई जाती है, जेंथोफिल भी पाई जाती है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी भी मौजूद होते हैं। इनके क्लोरोप्लास्ट में पायरिनाइड्स, क्लोरोप्लास्ट में पायरिनाइड्स भी मौजूद होते हैं। इनका जो भोजन होता है वह स्टार्च के रूप में ही संग्रहित होता है। इनमें चल कोशिकाएं मौजूद होती हैं। इनकी जो चल कोशिकाएं होती हैं वे मौजूद होती हैं इनमें चल कोशिकाएं। पीढ़ी एकांतरण उपस्थित और अनुपस्थित भी होता है। वह उसकी कोशिकाओं पर डिपेंड करती है कि वह एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, फियोफाइटा, जिसे क्या कहते हैं? भूरी शैवाल। सामान्य लक्षण इस प्रकार से हैं। ये समुद्री शैवाल हैं, समुद्र में रहने वाले तथा बहुकोशिकीय होते हैं। इनकी जो शरीर होती है वह तंतुवत पेरेन्काइमा वाली से बनी होती है। ये भूरे रंग के होते हैं तथा कोशिकाओं के अंदर क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं। क्रोमेटोफोर के अंदर फ्यूकोजेंथिन वर्णक मौजूद होता है। पायरिनाइड्स अनुपस्थित होती है और जो संचित भोजन होते हैं मैनिटॉल या लेमिनेरिन तथा वसाओं के रूप में संग्रहित होते हैं। इसमें चल कोशिकाएं मौजूद होती हैं तथा इनमें पीढ़ी एकांतरण भी पाया जाता है। साथ ही आपको मैं बता दूं तीसरा पॉइंट, रोडोफाइटस,
है ना, जिसे लाल शैवाल के रूप में कहा जाता है। ये समुद्री जल में मौजूद होने वाले शैवाल हैं, ठीक है, समुद्री जल में मौजूद रहते हैं। दूसरा पॉइंट, ये बहुकोशिकीय होते हैं, सेम है। पादप तंतु या पेरेन्काइमा मौजूद होती है, आप ऊपर में देख सकते हैं। अगर याद नहीं होती हैं तो इसमें आप कुछ मैच करके आप लिख सकते हैं। ये लाल नारंगी होते हैं। कोशिकाओं के अंदर क्रोमेटोफोर भी पाए जाते हैं। क्रोमेटोफोर के अंदर फाइकोइरिथ्रिन वर्णक, है ना, फाइकोइरिथ्रिन वर्णक पाए जाते हैं। क्रोमेटोफोर्स में पैरिनाइड्स अनुपस्थित होती है। संचित भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में मौजूद होता है। इनका जो जीवन चक्र में चल कोशिकाएं मौजूद नहीं होती तथा ये पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम अगले वीडियो में ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।